जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। It is the most best thing of my week. It is the best time of my day. मैं हर बार वो काम खत्म करने के बाद फिर इंतजार करता हूं कि वो संडे फिर कब आए, शाम कब आए, कि जब मैं अपनी पत्नी को लेकर। कर्म तो दोनों तरफ आप कर ही रहे हो। रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हो, चाहे ड्यूटी समझ के लेके जा रहे हो, चाहे ये भाव जगा के, तो अच्छा भाव जगा के ले जाओ ना। नहीं भी लगाते हो तो वो काम तो आपको करना ही है। बिल्कुल। तो क्यों अच्छा भाव? तो इसको कहते हैं एटीट्यूड। हर चीज के अंदर एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव है तो उसका नतीजा पॉजिटिव है। अगर आप कहो पंडित जी ने मुझे ड्यूटी दी है 21 माला करने की, मैं कर रहा हूं क्योंकि उसने कहा है, उसने तो कह दिया, पर आपको जो करना है अब आप करो ना, उसके अंदर भाव तो जगाओ। ठीक है, उसने तो खाली उंगली दिखाई है कि इस रास्ते पे आपको चलना है, अब उस रास्ते पे कैसे चलना है वो तो आपको तय करना। तो जब आप निवारण करते हैं तो आपको एक अगरबत्ती जलाकर अपनी कुलदेवी माँ को अर्जी लगानी है कि श्री माता जी, मैंने टीवी पे एक वास्तुशास्त्र का प्रोग्राम देखा था और वहां पर यह बताया गया कि हमारे मकान में कुछ दोष हैं जो मैंने समझे हैं। टीवी पे प्रोग्राम देख देख कर मैंने खुद समझा है कि मेरे मकान में इतना इतना दोष है, और निवारण हेतु जो समझाया गया था वो मैंने इतना इतना समझ लिया है। माँ, मेरी समझ के हिसाब से मैं इतना इतना निवारण करने जा रहा हूं, आज से शुरू करता हूं। आज कुछ कर लूंगा, कल कुछ कर लूंगा, परसों कुछ कर लूंगा, जैसे जैसे समय मिलेगा। इसमें मुझे विघ्न ना आए, संकट ना आए। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो श्री माता जी आप उस गलती को स्वीकार कर लेना, उस गलती को माफी दे देना, और मेरी प्रगति का आप रास्ता खोलें, मेरी उन्नति के आप दरवाजे खोलें। ऐसी मैं और मेरा परिवार आपसे प्रार्थना करते हैं। क्या जगाया आपने? भाव जगाया। और अब उस भाव में आपने क्या किया? माँ, आप मुझे मार्गदर्शन देना समय समय पर। ठीक है, तो माँ को आपने उसमें इन्वॉल्व किया। अब आप वो चीज अकेले नहीं कर रहे हैं। अब कौन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, और आपके कुलदेवी माँ भी वो काम कर रही है, आपके साथ हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नथिंग दैट आई एंड गॉड कैन नॉट डू टूगेदर। क्या कहावत है? ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रभु और मैं मिलकर साथ नहीं कर सके। हम हर चीज अचीव कर सकते हैं, पर वो भाव तो जगाओ कि आपके साथ आपके प्रभु भी तो कर रहे हैं। वो तो आपको भाव जगाना है कि माँ, मैं करने जा रहा हूं, आप मेरे आगे, मैं आपके पीछे। ठीक है, आपने थोड़ी देर पहले ज्योतिष में मंत्रों का जिक्र किया था। अगर मैं मंत्रों की बात करती हूँ तो ज्योतिष में मंत्रों को बहुत महत्व दिया गया है, या यूं कहूं हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो साक्षात ईश्वर हमारे साथ होते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद होता है और समस्याएं पल भर में गायब हो जाती हैं। अगर मैं मंत्रों की बात आपसे करना चाहूं तो वास्तु में मंत्रों का कितना महत्व है? देखिए, ये समस्या ज्योतिष शास्त्रियों के साथ है या ज्योतिष शास्त्र के साथ है। आप देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो हमेशा किसी न किसी के सहारे ही चला है। ज्योतिष शास्त्री कहेगा, पंडित जी को नदी किनारे ले जाओ, वहां जाकर के काल सर्प की विधि कराओ। पंडित जी को नदी किनारे ले जाओ, वहां जाकर के पितृदोष का निवारण कराओ। तो ज्योतिष शास्त्र ने किसका सहारा लिया? कर्मकांड का सहारा लिया। अब वो चीज पुरानी हो गई या वो करवा के आप थक गए, तो अब आप कहते हो ज्योतिष शास्त्र को लाल किताब का सहारा चाहिए। फिर आपने लाल किताब का सहारा लेकर के ज्योतिष शास्त्र का प्रचार किया। उसके बाद फिर वास्तुशास्त्र का प्रचार हुआ, तो आपने कहा ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र सिक्के के दो पहलू हैं। फिर आपने वास्तुशास्त्र का सहारा लिया ज्योतिष शास्त्र को चलाने के लिए। ये समस्या। और इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र ने मंत्रों का सहारा लिया, इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र ने पत्थरों का सहारा लिया। हर बार ज्योतिष शास्त्र ने किसी न किसी का सहारा ही लिया है अपना प्रचार करने के लिए। वो बाय इटसेल्फ सिर्फ प्लानिंग का शास्त्र है,
उसके पास निवारण है ही नहीं। निवारण करने के लिए उसको इधर उधर भागना ही पड़ता है। सिर्फ प्लानिंग का शास्त्र है। आपके 55 साल की उम्र में एसिडिटी होने वाली है, आपने प्लानिंग दे दी। अब उस आदमी पर है कि 30 साल की उम्र में मसाले खाना कम कर दे, तेल खाना कम कर दे, तो एसिडिटी तो आके ही रहेगी, लेकिन तीन महीने में 1 गोली खाएगा। अगर प्लानिंग नहीं करेगा तो रोज 3 गोली खाएगा। उस एसिडिटी से कोई नहीं बच सकता। आप समझे? तो आप प्लानिंग दे दो भैया, 55 साल की उम्र में आपको एसिडिटी का योग बनता है, ठीक है, मसाले खाने कम कर दो, तेल खाना कम कर दो, बाहर जाके आचर कुचर कचरा खाना, क्या बोलते हैं वो, पुचका, गोलगप्पा, हाँ, वो कम कर दो, ठीक है। आगे तकलीफ दिख रही है, प्लानिंग दे दो उसको। आप 36 साल की उम्र में नील बटा नील होने वाले हैं, ठीक है, प्लानिंग दे दी उसको। 34 साल में पत्नी के नाम पे कर दो, भाई के नाम पे कर दो, मां के नाम पे कर दो सारी प्रॉपर्टी, प्लानिंग दे दी ना। अरे 36 साल में नील बटा नील होने वाला हूं ना, काहे को इंतजार करूं, 34 साल में नील बटा नील, लो सबको लुटा दिया, 38 साल में मुझे वापस दे देना। जिसको दिया है उससे कहना भैया विश्वास करके दे रहा हूं, 38 साल में मुझे वापस दे। आपकी किस्मत है वापस आ जाए तो आ जाए, पर 36 साल का मैं इंतजार क्यों करूं नील बटा नील होने का। आपने मां को आगे करके आशीर्वाद ग्रहण किया है ना, गुरु का आशीर्वाद ग्रहण किया ना, दादाजी का संकल्प कराते हैं ना। कौन सा देव इतिहास में मुझे दिखाओ, कौन से देव ने आशीर्वाद दे के विड्रॉ किया है। आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो आप दे करके वापस नहीं ले सकते हैं। महादेव जी ने जब भस्मासुर को आशीर्वाद दिया कि तुम जिस किसी के सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, ठीक है, और वही भस्मासुर इस चक्कर में था, इस फिराक में था कि क्यों ना मैं महादेव जी के ही सिर पे हाथ रख दूं और महादेव जी को भस्म कर दूं। तो महादेव जी ने क्या आशीर्वाद विड्रॉ किया, क्या वापस लिया क्या? नहीं भाई तू तो मेरे पीछे पड़ गया, मैं तेरा विड्रॉ कर रहा हूं, मैं आशीर्वाद वापस नहीं लिया। बेशक ये तेरा कर्म है, तू कर, तू कोशिश करता रहे मेरे सिर पे हाथ रखने की, मैंने जो आशीर्वाद दिया है वो मैं वापस नहीं लूंगा। लेकिन ज्ञानी जी, जो लोगों का प्रश्न था वो अभी भी यहाँ अटका हुआ है कि आप उन्हें ये बताएं कि किस तरह से वो अपने घर में बैठे हुए वास्तु दोष से निवारण प्राप्त कर, और 2 किताब पढ़ने वाले वास्तुशास्त्री से बचें। क्योंकि आपको इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। आप खुद अपना कर लो, कोई आके आपको कुछ भी कह के जाए कि ये सही है ये गलत है, तो आपकी इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि क्या सही है आपके घर में, क्या गलत है। इसीलिए ये ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने का जो प्रयास है, मैं अगर ब्लैक बोर्ड ना हो, मैं आपसे खाली बातें करूं कि आपके घर में अग्नि कोने में ये है, होना चाहिए, आपको क्या पता आपके घर में अग्नि कोना कहाँ है। अग्नि कोना को पकड़ना तो पड़ेगा ना आपके घर में। तो जब तक आप इस मंच के साथ बैठे हैं और आपको आपके घर की व्यवस्था नहीं समझ में आ रही, तब तक इस प्रोग्राम को देखने का कोई मतलब ही नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई योर हाउस एंड आइडेंटिफाई योर हाउस हियर। अपना मकान देख रहे हैं और अपने मकान को यहां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार आपने कर लिया तो आप वास्तु दोष निवारण तो खुद का तो कर पाओगे, हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी के वास्तु कंसल्टेंट भी बन जाओगे, तो वो अच्छी बात है कि जितने ज्यादा लोगों को वास्तुशास्त्र का लाभ मिले वो अच्छी बात है, ठीक है। महेश ज्ञानी या कोई एक अच्छा वास्तुशास्त्री हिंदुस्तान के हर घर तक तो नहीं पहुंच सकता है। तो अगर हमें मानव जाति को सुखी करना है तो हमें शास्त्र मानव जाति के लिए बना है, मानव जाति को वापस कर देना है। बना किसके लिए? मानव जाति के लिए बना, तो मानव जाति के पास ही रहना चाहिए ना। सिर्फ मेरे तक रह जाएगा तो वो तो फिर लुप्त हो जाएगा। बहुत सारे शास्त्र लुप्त हो गए, हमारे कई शास्त्र लुप्त हो गए, क्योंकि जिनके पास वो ज्ञान था उन्होंने कभी आगे बढ़ाया नहीं, बांटा नहीं, इस इंतजार में रहे कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो आगे प्रवाह करेंगे, तो उसका प्रवाह ही नहीं हुआ, ठीक है। बिल्कुल, और कहा जाता है इस ज्ञान की गंगा को जितना प्रवाहित करो, जितना फैलाओ, उतना दूर तक बहती हुई चली जाती है। और यही वजह है कि पहला ऐसा मंच है जिसका नाम है कहता है क्या घर आपका, जहां पर ज्ञानी जी हमारे साथ मौजूद होते हैं और ये ब्लैक बोर्ड हमारे साथ होता है, जहां पर आपको हर एक दिशा का ज्ञान आपको बताया जाता है कि कौन सी दिशा है और कौन सा कोना खराब होता है, कहां पर आपको क्या व्यवस्थित करना चाहिए, अपने घर को व्यवस्थित ढंग से किस तरीके से आपको सजाना चाहिए, अपने घर में एक खूबसूरत एक व्यवस्था आपको बनानी चाहिए। वो सारी बातें बताई जाती हैं इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। तो इसीलिए ज्ञानी जी तमाम दर्शक जो है हमारे यहाँ आपका शुक्रिया अदा करते हैं और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि वास्तु के बारे में आप हमें जानकारी दें। क्यों? क्योंकि आप इस मंच पर ये ब्लैक बोर्ड साथ लेके हमेशा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आइए फिर ब्लैक बोर्ड पर एक बार फिर से शुरू करते हैं जी कि कैसे वास्तुशास्त्र काम करता है। जी दर्शकों, मैंने वास्तुशास्त्र को जिस तरह से समझा है वो ये समझा है कि ये देव और दानवों का शास्त्र है। आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि आपके घर में देव कितना है और दानव कितना है, देव का प्रमाण कितना है और दानव का प्रमाण कितना है, या यूं कहो कि आपके घर में पॉजिटिविटी कितनी ज्यादा है और नेगेटिविटी कितनी ज्यादा है। शास्त्र में हर बात का बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है, इंस्ट्रक्शन है कि प्रवेश द्वार कहाँ होने चाहिए। बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जीना कहाँ होना चाहिए, बाथरूम्स कहाँ होने चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, मेहमान खंड कहाँ होना चाहिए, स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए, पानी का संग्रह कहाँ होना चाहिए, ढलान किस तरफ के होने चाहिए, प्रोजेक्शंस किस तरह होने चाहिए, खिड़की दरवाजे किस तरह होने चाहिए, फर्श कैसा होना चाहिए, ढलान कैसे होने चाहिए। ये सारे मुद्दे शास्त्र के अंदर बहुत सिंपल तरीके से दिए गए हैं और उसी सिंपल तरीके से यहां आपको समझाया जाएगा। ये नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें करके कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना है। शास्त्र बहुत सरल है और बहुत सिंपल है, कोई भी इसको सीख सकता है, कोई भी इसको समझ सकता है। सिर्फ ये है कि आप जब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर में पूरब की दिशा कौन सी है, या आपके घर में सूरज देव कहां से निकलते हैं, किस दिशा से, किस कोने से निकलते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले नेहा जी मुझसे एक सवाल कर रही थी कि जब हम कहते हैं कि पूर्वाभिमुख मकान, तो पूर्वाभिमुख मकान किसे कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि पूर्वाभिमुख मकान किसे कहते हैं। फर्ज कर लो कि ये आपका एक प्लॉट है और इस प्लॉट में आपका एक मकान है जिसका प्रवेश द्वार यहां से है। इसे हम पूर्वाभिमुख मकान कहते हैं। पूर्वाभिमुख मकान का मतलब ये है कि मकान का जो मुख्य द्वार है, ये जो मकान का जो मुख्य द्वार है ये पूरब की दृष्टि करता है, इसलिए ये मकान पूर्वाभिमुख मकान है। कई बार जब लोग हमसे सलाह करते हैं टेलीफोन पर और उसका हम ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं, उन ऐसे फोन्स को हम ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, हम उनसे कहते हैं भैया आप अपने मकान का नक्शा भेजिए तब हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा मकान पूर्वाभिमुख है। तो हमने ये तजुर्बा किया कि जब हम उनको समझने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका मकान एक्चुअली पश्चिम मुखी है। उसके मकान का द्वार यहां पड़ा हुआ है, लेकिन वो कहता है कि मेरा मकान पूर्वाभिमुख है। क्यों? क्योंकि वो खुद यहां खड़े होकर के पूरब की दृष्टि करता है घर में प्रवेश करने के समय, तो वो कहता है मेरा मकान पूर्वाभिमुख है। क्यों? क्योंकि वो पूरब की दृष्टि कर रहा है प्रवेश करते समय। तो हम कहते हैं भैया आपका मकान पूर्वाभिमुख नहीं है, आपका मकान पश्चिम मुखी है। ये मकान का शास्त्र है, आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप किस दृष्टि में प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं, उससे कोई मायने नहीं है। आपके मकान का मुख्य द्वार किस दिशा में दृष्टि करता है, ये मकान का शास्त्र है। तो हम देखेंगे कि मकान किस दिशा में दृष्टि करता है। तो भैया मकान अगर पश्चिम में दृष्टि करता है तो हम कहेंगे ये मकान पश्चिम मुखी है, और मकान का मुख्य द्वार अगर पूरब में दृष्टि करता है तो हम कहेंगे ये पूर्वाभिमुख मकान है। और अगर मकान का प्रवेश उत्तर में दृष्टि करता है तो हम कहेंगे ये उत्तराभिमुख मकान है, और दक्षिण में प्रवेश करता मुख्य दृष्टि करता है तो हम कहेंगे दक्षिणामुखी मकान है। आप अगर यहां खड़े होकर के उत्तर में प्रवेश करते हैं और कहते हैं मेरा मकान उत्तराभिमुख है, तो आप गलत हैं। आपका मकान उत्तराभिमुख नहीं है, आपका मकान दक्षिण मुखी है। मैं ऐसे कई धर्मशास्त्रियों को जानता हूं जिनको बड़ी फुदक होती है वास्तुशास्त्र में आने की। वो हैं कर्मकांडी, वो हैं मंत्रोच्चार करने वाले लोग, लेकिन उनको
वास्तुशास्त्री बनने का बहुत शौक होता है और थोड़ा बहुत ज्ञान जो होता है उसके चलते वो अपने यजमान को कहते हैं जी मुझे भी वास्तुशास्त्र आता है, मैं भी आपको वास्तु देख करके मकान सिलेक्ट करा के सकता हूं। तो जब वो यजमान उस कर्मकांडी को या उस पंडित को लेके जाता है तो वो कहता है ये मकान ले लो। क्यों? क्योंकि ये मकान उत्तरमुखी मकान है, ये अच्छा मकान है। फिर जब 7 साल के बाद ये आदमी बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है और पीड़ित होकर किसी अच्छे वास्तुशास्त्री के पास जाता है तो कहता है ज्ञानी जी मैंने तो पंडित को दिखा करके मकान लिया था, आप कहते हैं ये दिशा गलत है आपकी, ये दरवाजा आपका गलत है, तो पंडित ने तो हमको खास ये मकान सिलेक्ट करवाया है। तो बोले, तो हमने पूछा ये पंडित क्या है, कौन है ये पंडित? तो बोले हमारा कर्मकांड करते हैं, हमारे यहाँ पूजा यज्ञ करते हैं, उनको हमने दिखाया था। तो अब आपने गलत व्यक्ति को दिखाया जिसका विषय ही नहीं है वास्तुशास्त्र। अब अगर आपने उसको देख करके ये मकान खरीदा है तो गलती आपकी है, उसकी गलती थोड़ी है। वो तो अपनी रोजी रोटी ढूंढ रहा है, ठीक है, वो तो अपना घर चलाने के लिए कुछ भी काम करता है, हर कोई करता है, घर चलाने के लिए कोई भी काम कर लेता है। तो वो आदमी तो अपने घर चलाने के लिए एनक्रोचमेंट कर रहा है वास्तुशास्त्र में, उसे क्या मालूम कि ये उत्तराभिमुख मकान है ही नहीं, ये तो दक्षिण मुखी मकान है, गलत मकान है आपका, गलत द्वार है आपका। तो आपका मकान जो सिलेक्ट हुआ है वो गलत सिलेक्ट हुआ है। तो भैया हमने तो सलाह ली थी पर ज्ञानी जी ये सलाह तो गलत हो गई। तो गलत हो गई तो अब हो गई, अब क्या करोगे उसका? आप अपनी 50 लाख की गाड़ी अगर खराब हो जाए और फुटपाथ पर टपरी लेकर के जो 4 स्क्रू ड्राइवर 4 पाने पकड़ लेकर के बैठता है, अगर फुटपाथ पे अगर आप अपनी गाड़ी ठीक करवाओगे तो उसमें गलती फुटपाथ के मैकेनिक की नहीं है, आपकी है। फुटपाथ का मैकेनिक तो सोचता है चलो यार अपने घर के आगे, अपनी टपरी के आगे 50 लाख की गाड़ी खड़ी हो गई, अपना जो आन बान शान बढ़ गई, थोड़ा बहुत इधर उधर ट्राई करता है वो, और आखिर में आपको बोल देगा भैया मुझसे नहीं होगा। अब आपको पता ये चला कि जितनी खराब थी अब उससे ज्यादा खराब हो गई। तो 50 लाख की गाड़ी को ठीक कराना है तो कंपनी के सर्विस स्टेशन में ही जाएगी, वो फुटपाथ पे ठीक नहीं करवानी है, यह आपको समझना चाहिए। तो अगर आप रॉन्ग लोगों के पास सलाह लोगे जो सक्षम ही नहीं है सलाह देने के लिए, तो वो गलती आपकी है, उस व्यक्ति की नहीं है, या उस टपरी पे बैठा हुआ मैकेनिक की गलती नहीं है। वो तो चांस जरूर मारेगा कि अगर हाथ लगते अगर ठीक हो जाए तो 500 रुपए खड़े हो जाएंगे, जो महीना भर में भी शायद वो नहीं कमाता है। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। वास्तु एसोसिएट्स 65 संपत राव कॉलोनी, आरसी दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 09925048011, 09879108652, 09879108653, 08653, 0987910, 08654, 08980005760, 08980005761, 089